दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस या कार में सफर कर रहे हो या फिर सुबह की वॉक पर, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया। यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत चल रहा है, उसकी वजह आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपका एक सोच का तरीका है। आज मैं आपको वो एक बदलाव बताऊंगा जो आपकी पूरी जिंदगी पलट सकता है। एक इंसान जेल में था, बेघर था, टूटा हुआ था, और फिर उसने सिर्फ एक चीज बदली, और आज वो लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। वो चीज क्या थी? बस उसकी सोच। आप मेहनत करते हो पर रिजल्ट नहीं मिलता। प्रॉब्लम आपकी टैलेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके माइंडसेट में, और आज हम उसे फिक्स करेंगे। जब हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम खुद को अपने काम, रिश्तों या किसी रोल के आधार पर डिफाइन करने लगते हैं। जैसे कोई कहता है मैं एक टीचर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड हूं, या मैं एक म्यूजिशियन हूं। धीरे धीरे ये रोल्स हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। शुरुआत में यह अच्छी बात लगती है क्योंकि इससे हमें डायरेक्शन और पर्पस मिलता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये रोल्स हमारे अंदर इतने डीपली सेटल हो जाते हैं कि हम खुद को उन्हीं तक सीमित कर लेते हैं। सोचो, अगर किसी का जॉब चला जाए या कोई रिलेशनशिप खत्म हो जाए तो क्या होता है? सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलती बल्कि इंसान अंदर से हिल जाता है। उसे लगता है जैसे उसका एक हिस्सा खो गया हो। उसे कंफ्यूजन होता है कि अब मैं कौन हूं। ये फीलिंग बेहद हैवी होती है क्योंकि उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी उसी एक रोल पर बना रखी थी। यही वजह है कि कई लोग जॉब लॉस या ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू ही खत्म हो गई। असल में प्रॉब्लम लॉस में नहीं है। प्रॉब्लम इस बात में है कि हमने खुद को बहुत नैरो तरीके से डिफाइन कर लिया था। अगर आप खुद को सिर्फ मैं एक वायलिनिस्ट हूं कहकर डिफाइन करते हो तो जिस दिन आप वायलिन नहीं बजा पाओगे उस दिन आपको लगेगा कि आपकी आइडेंटिटी ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा डीपर लेवल पर डिफाइन करते हो, जैसे मुझे म्यूजिक के थ्रू लोगों को खुश करना अच्छा लगता है, तो सिचुएशन बदलने पर भी आपकी आइडेंटिटी इंटैक्ट रहती है। आप वायलिन नहीं बजा पाए तो गिटार बजा सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो या म्यूजिक सिखा सकते हो। आपका एसेंस वही रहता है, बस एक्सप्रेशन बदल जाता है। यही असली गेम है, रोल से हटकर एसेंस को पकड़ना। रोल टेम्पररी होता है लेकिन एसेंस परमानेंट होता है। रोल बदलते रहते हैं लेकिन जो चीज आपको अंदर से ड्राइव करती है वह नहीं बदलती। इसलिए अगर आप अपनी आइडेंटिटी को उस डीपर पैशन से जोड़ते हो तो आप लाइफ में ज्यादा स्टेबल और फ्लेक्सिबल बन जाते हो। मान लो कोई इंसान खुद को मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं कहकर डिफाइन करता है। अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तो वह टूट सकता है। लेकिन अगर वही इंसान खुद को इस तरह डिफाइन करे कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करता हूं और लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहता हूं, तो चाहे बिजनेस फेल हो जाए वह फिर से उठ सकता है, क्योंकि उसका कोर वही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वैल्यू क्रिएशन। वह किसी और फील्ड में भी उसी एसेंस को अप्लाई कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन करो कि आपका रोल एक कपड़े की तरह है और आपकी एसेंस आपका बॉडी है। कपड़े बदलते रहते हैं, आज कुछ पहना कल कुछ और, लेकिन आपका बॉडी वही रहता है। अगर आप कपड़ों को ही अपनी पहचान मान लोगे तो हर बार कपड़े बदलने पर आपको लगेगा कि आप बदल गए। लेकिन अगर आप समझते हो कि असली आइडेंटिटी आपका बॉडी है तो कपड़े बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइफ में चेंजेस इनविटेबल हैं, और जॉब बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, सिचुएशंस बदल सकती हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी इन एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड करती है तो हर चेंज आपको शेक करेगा। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी आपके इंटरनल एसेंस पर बेस्ड है तो आप हर चेंज को आसानी से हैंडल कर पाओगे। आप टूटोगे नहीं बल्कि अडॉप्ट करोगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप खुद को रोल से डिफाइन करते हो तो आप अननोइंगली खुद पर प्रेशर भी डालते हो।
जैसे अगर आप कहते हो मैं एक परफेक्ट स्टूडेंट हूं तो आप हर टाइम परफेक्ट परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको बहुत बड़ी फेलियर लगेगी। लेकिन अगर आप खुद को इस तरह डिफाइन करते हो कि मैं लर्निंग को एंजॉय करता हूं तो मिस्टेक्स आपको डराएंगी नहीं बल्कि आपको ग्रो करने में मदद करेगी। इसलिए आइडेंटिटी को रिडिफाइन करना सिर्फ मेंटल पीस के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। जब आप अपने एसेंस को समझते हो तो आप खुद को एक ही रोल में लॉक नहीं करते। आप एक्सप्लोर करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहते हो। अब सवाल आता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे रिडिफाइन करें। सबसे पहले आपको खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछने होंगे। मुझे सच में क्या पसंद है? मैं किस चीज में मीनिंग फील करता हूं? मैं किस तरह की इम्पैक्ट दुनिया में डालना चाहता हूं? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन इनका आंसर आपको आपके कोर तक ले जाता है। जब आप इन सवालों पर डीपली सोचते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी असली पहचान किसी स्पेसिफिक जॉब या रिलेशनशिप में नहीं है बल्कि उस फीलिंग में है जो आपको कुछ करते वक्त आती है। जैसे किसी को टीचिंग पसंद है क्योंकि उसे लोगों की लाइफ में चेंज लाना अच्छा लगता है। अब वह टीचर बने या मेंटोर या कंटेंट क्रिएटर, उसका एसेंस वही रहेगा, लोगों को ग्रो करने में मदद करना। एक और पावरफुल शिफ्ट यह है कि आप आई एम स्टेटमेंट्स को चेंज करें। जैसे आई एम अ राइटर की जगह आई लव एक्सप्रेसिंग आइडियाज थ्रू वर्ड्स कहना शुरू करें। इससे आपका फोकस रोल से हटकर पैशन पर आ जाता है। ये छोटा सा चेंज आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप इस माइंडसेट को अडॉप्ट करते हो तो फेलियर्स भी आपको उतना हर्ट नहीं करते, क्योंकि आप समझते हो कि फेलियर सिर्फ एक रोल में हुआ है, आपकी आइडेंटिटी में नहीं। आप खुद को अलग अलग सिचुएशंस में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसीलिए आप जल्दी बाउंस बैक करते हो। यह माइंडसेट आपको फ्रीडम भी देता है। आप खुद को किसी एक लेबल में रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। आप मल्टीपल चीजें ट्राई कर सकते हो, अपनी स्किल्स को एक्सपेंड कर सकते हो और अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप एक ही टाइम में कई रोल्स निभा सकते हो, लेकिन आपकी आइडेंटिटी उन रोल्स से ऊपर होती है। लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम खुद को बहुत छोटे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं बस यही हूं, जबकि असल में हम उससे कहीं ज्यादा हैं। जब आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हो तो आपकी पॉसिबिलिटीज भी एक्सपेंड हो जाती हैं। ये बात भी समझनी जरूरी है कि आइडेंटिटी रिडिफाइन करना एक बार का काम नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपका अंडरस्टैंडिंग भी ग्रो होता है। आपकी इंटरेस्ट्स बदल सकती हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदल सकती हैं, और उसी के साथ आपकी आइडेंटिटी भी इवॉल्व होती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आप कोई रोल नहीं हो, आप उस रोल के पीछे की एनर्जी हो। आप वह पैशन हो, वह इंटेंशन हो जो आपको कुछ करने के लिए इंस्पायर करता है। रोल्स आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने एसेंस से जुड़े रहते हो तो आप हर सिचुएशन में खुद को स्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हो तो लाइफ बहुत हल्की लगने लगती है। आप चेंजेस से डरते नहीं बल्कि उन्हें एम्ब्रेस करते हो। आप लॉसेस को एंड नहीं बल्कि नए शुरुआत के रूप में देखते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद को किसी एक लेबल में नहीं बांधते बल्कि अपनी असली पोटेंशियल को जीने लगते हो। यही असली फ्रीडम है, जब आप खुद को डिफाइन करते हो लेकिन किसी एक डेफिनेशन में फंसते नहीं। जब भी हमारी लाइफ में कोई सेटबैक आता है, जैसे एग्जाम में फेल होना, जॉब लॉस, ब्रेकअप या कोई पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट, तो हमारा दिमाग एक अजीब पैटर्न में चला जाता है। अचानक ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी उसी एक प्रॉब्लम के इर्द गिर्द घूम रही है। जो चीज खराब हुई है वही बार बार माइंड में रिप्ले होती रहती है। यही होता है टनल वेस। जैसे आप एक लंबी सुरंग टनल में खड़े हो और आपको बस सामने का अंधेरा ही दिख रहा हो, बाकी दुनिया गायब हो गई हो। इस स्टेट में इंसान लॉजिकली नहीं सोच पाता। उसे लगता है कि जो लॉस हुआ है वही उसकी पूरी आइडेंटिटी है, वही उसकी पूरी लाइफ है। अगर रिलेशनशिप खत्म हुआ तो लगता है मेरी लाइफ खत्म हो गई। अगर जॉब चली गई तो लगता है अब मैं कुछ नहीं हूं। अगर एग्जाम में फेल हुए तो लगता है मैं लूजर हूं। असल में ये रियलिटी नहीं होती, ये सिर्फ माइंड का नेट फोकस होता है जो टेम्परेरीली बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देता है। यहीं पर सेल्फ अफर्मेशन एक पावरफुल टूल बन जाता है। सेल्फ अफर्मेशन का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर आई एम ग्रेट बोलो। इसका असली मतलब है खुद को याद दिलाना कि आपकी वैल्यू सिर्फ उस एक सिचुएशन से डिफाइन नहीं होती। आपकी जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मीनिंग देती हैं, जो आपको वैल्यूएबल बनाती हैं। जब आप कॉन्शियसली उन चीजों को याद करते हो तो आपका माइंड धीरे धीरे उस टनल से बाहर आने लगता है।
आप रियलाइज करते हो कि हाँ, एक एरिया में प्रॉब्लम हुई है लेकिन पूरी लाइफ खराब नहीं हुई है। आपके पास अभी भी स्किल्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं। मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ है, उस समय उसका माइंड बार बार उसी रिलेशनशिप के बारे में सोचता रहेगा। मेमोरीज, फाइट्स, रिग्रेट्स, सब कुछ। उसे लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर वही इंसान थोड़ा पॉज लेकर खुद से पूछे क्या मेरी लाइफ में सिर्फ यही एक चीज थी, और फिर लिस्ट बनाना शुरू करें, फैमिली, फ्रेंड्स, करियर गोल्स, हॉबीज, पर्सनल ग्रोथ, तो उसे दिखने लगेगा कि उसकी दुनिया अभी भी बहुत बड़ी है। सेल्फ अफर्मेशन बेसिकली आपको ये रिमाइंड करता है कि आप एक मल्टीडिमेंशनल पर्सन हो। आप सिर्फ एक रोल या एक इवेंट नहीं हो, आपके अंदर कई लेयर्स हैं, स्किल्स, वैल्यूज, रिलेशनशिप्स, पैशंस। जब आप इन सबको कॉन्शियसली एक्नॉलेज करते हो तो आपका इमोशनल पेन थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। इस प्रोसेस को आप एक सिंपल एक्सरसाइज की तरह भी कर सकते हो। जब भी आप किसी क्राइसिस में हो तो एक पेपर लो या फोन में नोट्स खोलो और लिखना शुरू करो, मेरी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे मीनिंग देती हैं। शुरुआत में शायद दिमाग रेजिस्ट करेगा क्योंकि वह अभी भी उसी प्रॉब्लम में फंसा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी। आप लिख सकते हो, मैं एक अच्छा दोस्त हूं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मुझे ड्राइंग पसंद है, मैं हेल्थ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, संगीत, मैंने पहले भी चैलेंजेस ओवरकम किए हैं। ये सब चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यह आपके माइंड को सिग्नल देती है कि आप सिर्फ उस एक फेलियर से डिफाइन नहीं होते। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। एवोल्यूशन के हिसाब से यह यूजफुल था क्योंकि सर्वाइवल के लिए डेंजर पर ध्यान देना जरूरी था। लेकिन आज के टाइम में यही हैबिट हमें मेंटली परेशान कर देती है। एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है क्योंकि हमारा ब्रेन उसे मैग्नीफाई कर देता है। सेल्फ अफर्मेशन इस बायस को बैलेंस करता है। ये हमें फोर्स करता है कि हम कॉन्शियसली पॉजिटिव और मीनिंगफुल एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान दें। यह कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये रियलिटी का कंप्लीट पिक्चर देखना है। अभी आप सिर्फ हाफ पिक्चर देख रहे हो जो खराब हुआ है। सेल्फ अफर्मेशन आपको बाकी हाफ दिखाता है जो अभी भी अच्छा है। जब आप इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करते हो तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट चेंज होने लगता है। आप सेटबैक्स को एंड की तरह नहीं बल्कि टेम्पररी फेज की तरह देखने लगते हो। आपको कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ यह मुश्किल है लेकिन मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक और पावरफुल इफेक्ट यह है कि सेल्फ अफर्मेशन आपकी सेल्फ वर्थ को स्टेबल बनाता है। अगर आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ अचीवमेंट्स पर डिपेंड करती है तो हर फेलियर आपको तोड़ देगा। लेकिन अगर आपकी सेल्फ वर्थ आपके वैल्यूज और ओवरऑल आइडेंटिटी पर बेस्ड है तो फेलियर्स आपको शेक तो करेंगे लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर आप खुद को सिर्फ टॉपर के लेवल से डिफाइन करते हो तो यह फेलियर आपकी आइडेंटिटी को हिट करेगा। लेकिन अगर आप खुद को इस तरह देखते हो कि मैं एक मेहनती इंसान हूं जो सीखना चाहता है तो यह फेलियर आपको हर्ट तो करेगा लेकिन आपको पूरी तरह गिराएगा नहीं। आप सीखोगे, इंप्रूव करोगे और आगे बढ़ोगे। सेल्फ अफर्मेशन आपको यह भी सिखाता है कि लाइफ को एक ही डायमेंशन में मत देखो। बहुत बार हम एक ही एरिया को इतना अंश दे देते हैं कि बाकी सब चीजें इनविजिबल हो जाती हैं। जैसे कोई करियर को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे देता है कि हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस सब पीछे रह जाते हैं। और फिर जब करियर में प्रॉब्लम आती है तो पूरी लाइफ कोलैप्स हो जाती है। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही अपनी आइडेंटिटी और मीनिंग को मल्टीपल एरियाज में स्प्रेड करते हो तो आप इमोशनली ज्यादा बैलेंस्ड रहते हो। अगर एक एरिया में प्रॉब्लम आती है तो दूसरे एरियाज आपको सपोर्ट करते हैं। यही रीजन है कि वेल राउंडेड लाइफ ज्यादा स्टेबल होती है। यह भी समझना जरूरी है कि सेल्फ अफर्मेशन का मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब ठीक है बोलकर रियलिटी से भाग जाओ, बल्कि इसका मतलब है प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, लेकिन उसके साथ साथ अपनी बाकी स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज को भी रिकॉग्नाइज करना। यह आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है ताकि आप प्रॉब्लम को बेटर तरीके से हैंडल कर सको। जब आप खुद को याद दिलाते हो कि मेरे अंदर अभी भी बहुत कुछ अच्छा है तो आपके अंदर एनर्जी आती है। आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलते हो और सॉल्यूशन माइंडसेट में आते हो। आप सोचने लगते हो कि अब मैं क्या कर सकता हूं। यही शिफ्ट आपको आगे बढ़ाता है। इस प्रैक्टिस को आप डेली रूटीन का हिस्सा भी बना सकते हो। हर दिन 5 मिनट लेकर सोचो या लिखो कि आज आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो और आपकी कौन सी क्वालिटीज आपको प्राउड फील कराती हैं।
ये छोटी सी हैबिट लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाता है कि वह सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस ना करे बल्कि पूरे पिक्चर को देखें। आप इमोशनली ज्यादा रेलिएंट बनते हो। सेटबैक्स आते हैं लेकिन आप जल्दी रिकवर कर लेते हो। अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप खुद को एक सिंगल कहानी में मत बांधो। आपकी लाइफ एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसमें कई चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर खराब हो गया इसका मतलब यह नहीं कि पूरी स्टोरी खराब है। सेल्फ अफर्मेशन आपको ये याद दिलाता है कि अभी भी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं और आप उन्हें बेहतर बना सकते हो। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हो तो पेन कंप्लीटली खत्म नहीं होता, लेकिन वह मैनेजेबल हो जाता है। आप टूटते नहीं बल्कि थोड़ा रुकते हो, खुद को संभालते हो और फिर आगे बढ़ते हो। यही असली स्ट्रेंथ है, जब आप गिरकर भी खुद को याद दिला सको कि मैं सिर्फ अपनी फेलियर्स नहीं हूं, मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। जब भी लाइफ में कोई बुरा मोमेंट आता है, जैसे किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, एग्जाम खराब हो गया, किसी से फाइट हो गई या कोई प्लान फेल हो गया, तो उस समय एक अजीब सा इमोशनल स्टॉर्म शुरू हो जाता है। दिल हैवी लगने लगता है, दिमाग बार बार उसी चीज को सोचता रहता है और अंदर से ऐसा फील होता है कि अब सब खत्म हो गया। उस मोमेंट में पेन इतना रियल और इंटेंस लगता है कि हमें लगता है ये फीलिंग हमेशा रहने वाली है। लेकिन सच यह है कि हमारा ब्रेन इमोशंस को लेकर बहुत खराब प्रेडिक्टर है। यानी जो हम उस मोमेंट में फील कर रहे होते हैं वह फ्यूचर में उतना इंटेंस नहीं रहने वाला होता, लेकिन हमें उस समय ये समझ नहीं आता। यहीं पर मेंटल टाइम ट्रैवल एक पावरफुल टेक्निक बन जाती है। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को कॉन्शियसली फ्यूचर में भेजते हो और खुद से पूछते हो, मैं इस सिचुएशन के बारे में 5 घंटे बाद कैसा फील करूंगा, 5 दिन बाद और 5 साल बाद। ये सवाल सिंपल लगते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। ये टेक्निक आपके दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट के इमोशनल ट्रैप से बाहर निकालती है और आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देती है। सोचो, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका माइंड जूम इन कर लेता है, जैसे कैमरा का लेंस सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर रहा हो, बाकी सब ब्लर हो जाता है। यही वजह है कि छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब आप मेंटल टाइम ट्रैवल करते हो तो आप लेंस को जूम आउट करते हो, आप फ्यूचर की तरफ देखते हो और रियलाइज करते हो कि यह प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, यह सिर्फ एक टेम्पररी फेज है। मान लो आपने किसी इंटरव्यू में फेल कर दिया, उस समय आपको लगेगा कि मैं बेकार हूं, मेरा करियर खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप खुद से पूछो 5 घंटे बाद मैं कैसा फील करूंगा, तो शायद आंसर होगा थोड़ा काम, थोड़ा नॉर्मल। 5 दिन बाद शायद आप फिर से अप्लाई कर रहे होंगे या किसी और अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे होंगे। 5 साल बाद हो सकता है आपको यह इंसिडेंट याद भी ना हो, या अगर याद हो तो आप हंस रहे हो कि उस टाइम मैं कितना ओवर रिएक्ट कर रहा था। यही मेंटल टाइम ट्रैवल का मैजिक है। यह आपको दिखाता है कि जो पेन अभी अनबेरेबल लग रहा है वह एक्चुअली टाइम के साथ फेड हो जाएगा। इमोशंस परमानेंट नहीं होते, वह वेव्स की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उस मोमेंट में हमें लगता है कि यह वेव कभी खत्म नहीं होगी। हमारा ब्रेन एक और मिस्टेक करता है, वह फ्यूचर को एग्जाज करता है। जब कुछ बुरा होता है तो हम ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करने लगते हैं। जैसे एक फेलियर से हम सोच लेते हैं कि अब पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा रियली होता है। लाइफ बहुत डायनेमिक है, चीजें बदलती रहती हैं और हम खुद भी अप्ट कर लेते हैं। मेंटल टाइम ट्रैवल आपको इस एग्जाजरेशन को तोड़ने में मदद करता है। जब आप फ्यूचर के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में खुद को इमेजिन करते हो तो आपको समझ आता है कि चीजें उतनी ड्रामेटिक नहीं होंगी जितना अभी लग रहा है। आप धीरे धीरे उस इमोशनल इंटेंसिटी से डिस्टेंस बना लेते हो। इस टेक्निक को यूज करना भी बहुत आसान है। जब भी आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हो तो बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और खुद से ये 3 सवाल पूछो। 5 आवर्स लेटर, 5 डेज लेटर, 5 ईयर्स लेटर। शुरुआत में शायद आपको आंसर्स क्लियर ना मिले, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपका माइंड ऑटोमेटिकली रियलिस्टिक आंसर्स देने लगेगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा पास्ट भी हमें यही सिखाता है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ के पिछले टफ मोमेंट्स को याद करो, कोई हॉट ब्रेक, कोई फेलियर, कोई एम्बरेसमेंट, तो उस समय वो मोमेंट्स कितने पेनफुल लगे थे। लेकिन आज आप उन्हें कैसे देखते हो? शायद उतने हैवी नहीं लगते। शायद आप उनसे कुछ सीख चुके हो, या शायद वह आपकी ग्रोथ का हिस्सा बन चुके हैं। मेंटल टाइम ट्रैवल बेसिकली आपको वही पर्सपेक्टिव अभी दे देता है जो नॉर्मली आपको टाइम के साथ मिलता है। यह एक शॉर्टकट है जिससे आप प्रेजेंट पेन को थोड़ा हल्का कर सकते हो। इस टेक्निक का एक और फायदा यह है कि यह आपको पेशेंस सिखाती है।
आज के टाइम में हम इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं। हमें लगता है कि पेन अभी खत्म होना चाहिए, लेकिन रियलिटी यह है कि कुछ चीजों को हील होने में टाइम लगता है। मेंटल टाइम ट्रैवल आपको ये समझने में मदद करता है कि ठीक है, अभी दर्द है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। इससे आप उस पेन को एक्सेप्ट कर पाते हो बिना पैनिक के। मान लो आपका किसी क्लोज फ्रेंड से फाइट हो गया। उस समय आपको लगेगा कि रिलेशनशिप खत्म हो गया, सब खराब हो गया। लेकिन अगर आप सोचो 5 दिन बाद शायद आप दोनों बात कर रहे होंगे। 5 साल बाद शायद यह इंसिडेंट एक छोटी सी मेमोरी बन जाएगा। ये सोच आपके इमोशंस को तुरंत कामल कर सकती है। ये टेक्निक आपको ओवर रिएक्शन से भी बचाती है। बहुत बार हम इंटेंस इमोशंस में आकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। कुछ ऐसा बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, या कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिसका बाद में रिग्रेट होता है। लेकिन जब आप मेंटल टाइम ट्रैवल करते हो तो आप थोड़ा पॉज लेते हो, और वह पॉज आपको बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करता है। एक और पावरफुल एस्पेक्ट यह है कि यह टेक्निक आपको होप देती है। जब आप फ्यूचर में खुद को इमेजिन करते हो और देखते हो कि आप ठीक हो जाओगे, तो आपके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जागती है। ये होप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देती है। ये भी समझना जरूरी है कि मेंटल टाइम ट्रैवल का मतलब यह नहीं है कि आप अपने कर्ट इमोशंस को इग्नोर करो। जो आप फील कर रहे हो वह वैलिड है। दर्द है तो है, लेकिन इस टेक्निक का पर्पस यह है कि आप उस दर्द में कंप्लीटली डूब ना जाओ। आप उसे थोड़ा डिस्टेंस से देखो। जैसे कोई ऑब्जर्वर, जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हो तो आप लाइफ को थोड़ा डिफरेंटली देखने लगते हो। आप समझते हो कि हर प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती, हर मुश्किल फेस इवेंचुअली गुजर जाता है। यह अंडरस्टैंडिंग आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आप सेटबैक से जल्दी रिकवर करने लगे हो। पहले जो चीज आपको हफ्तों तक परेशान करती थी, अब आप उससे कुछ ही दिनों में बाहर आ जाते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि यह फीलिंग टेम्पररी है। अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि लाइफ एक लॉन्ग जर्नी है, और एक छोटा सा मोमेंट आपकी पूरी स्टोरी को डिफाइन नहीं करता। जो आज बहुत बड़ा लग रहा है, वह कल एक छोटी सी बात बन सकता है। मेंटल टाइम ट्रैवल आपको यही दिखाता है कि आपकी कर्ट सफरिंग परमानेंट नहीं है, वह बस एक पासिंग फेस है। जब भी अगली बार लाइफ में कोई मुश्किल आए तो पैनिक करने के बजाय थोड़ा रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से यह पूछना, क्या ये फीलिंग 5 साल बाद भी इतनी ही स्ट्रांग होगी? बहुत बार आंसर नहीं होगा, और वही नहीं आपको अंदर से थोड़ा हल्का कर देगा। यही असली पावर है। जब आप समझ जाते हो कि दर्द स्थायी नहीं है, तो आप उससे डरना बंद कर देते हो। आप उसे फेस करते हो, उसे फील करते हो, और फिर धीरे धीरे उससे आगे बढ़ जाते हो। यही ग्रोथ है, यही मैच्योरिटी है, और यही एक बैलेंस्ड लाइफ जीने का तरीका है। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एक इमोशनल स्पाइरल में फंस जाता है। मतलब एक थॉट आता है, फिर उससे जुड़ा दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते हम ओवरथिंकिंग के एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया तो आप सोचने लगते हो, मैं इतना बेकार क्यों हूं? सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मैं कभी इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। ये थॉट्स धीरे धीरे और हैवी होते जाते हैं, और आपका मूड पूरी तरह गिर जाता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्पाइरल इसलिए इतना स्ट्रांग होता है क्योंकि आप हर चीज को आई के लेंस से देख रहे होते हो। मैं फेल हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैं प्रॉब्लम हूँ। जब आप बार बार आई यूज करते हो तो आप खुद को पूरी सिचुएशन के अंदर फंसा देते हो। आप प्रॉब्लम को आउटसाइड से नहीं देख पाते, आप उसी के अंदर डूब जाते हो, और जब आप अंदर फंसे होते हो तो क्लैरिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। यहीं पर विजुअल सेल्फ डिस्टेंसिंग एक बहुत पावरफुल टेक्निक बन जाती है। इसका सिंपल सा आइडिया है, जब आप खुद से बात कर रहे हो तो आई की जगह अपना नाम यूज करो। जैसे अगर आपका नाम अहमद है तो मैं क्या करूं की जगह अहमद, अब क्या करना चाहिए कहो। ये छोटा सा चेंज सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। जब आप अपना नाम यूज करते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक स्टेप पीछे हट जाता है। आप सिचुएशन को ऐसे देखने लगते हो जैसे आप किसी और को एडवाइस दे रहे हो, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को गाइड कर रहे हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम किसी और को सलाह देते हैं तो हम ज्यादा काम, लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं। हम ओवर रिएक्ट नहीं करते, हम क्लियर सोचते हैं। मान लो आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत बेकार हूं, तो आप उसे क्या कहोगे? क्या आप कहोगे हाँ तू सच में बेकार है? नहीं, आप उसे समझाओगे, अरे गलती हो गई तो क्या हुआ, सीख ले और आगे बढ़।
लेकिन जब वही सिचुएशन आपके साथ होती है तो आप खुद के लिए इतने काइंड नहीं होते। आप खुद को हार्शली जज करते हो। विजुअल सेल्फ डिस्टेंसिंग इस गैप को खत्म करता है। जब आप खुद से अपने नाम से बात करते हो तो आप अपने लिए भी वही कंपैशन और क्लैरिटी लाते हो जो आप दूसरों के लिए रखते हो। आप खुद के कोच बन जाते हो, क्रिटिक नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन खराब कर दी। अगर आप आई मोड में हो तो आपका माइंड बोलेगा मैं हमेशा फेल होता हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मेरे बारे में बुरा सोच रहे होंगे। ये थॉट्स आपको और नीचे गिराएंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ डिस्टेंसिंग यूज करते हो और कहते हो नमन प्रेजेंटेशन ठीक नहीं गई लेकिन अब क्या सीख सकते हो, तो तुरंत टोन बदल जाती है। अब आप प्रॉब्लम में फंसे नहीं हो, आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हो। ये टेक्निक बेसिकली आपके माइंड को रिफ्रेम करती है। आप इमोशनल रिएक्शन से निकलकर रैशन थिंकिंग में आ जाते हो। आप सिचुएशन को एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हो, ना कि विक्टिम की तरह। हमारा ब्रेन स्टोरीज बनाता है और जब हम आई यूज करते हैं तो वह स्टोरी बहुत पर्सनल और इंटेंस हो जाती है। लेकिन जब आप अपना नाम यूज करते हो तो वह स्टोरी थोड़ी न्यूट्रल हो जाती है। उसमें डिस्टेंस आ जाता है और यही डिस्टेंस आपको कंट्रोल देता है। ये टेक्निक स्पेशली तब बहुत यूजफुल होती है जब आप एंजाइटी या स्ट्रेस में होते हो, क्योंकि उस टाइम आपका माइंड फास्ट और कैओटिक तरीके से सोच रहा होता है। अगर आप उस फ्लो को ब्रेक करना चाहते हो तो बस एक सिंपल सा सेंटेंस बोलो। आपका नाम डाउन सिचुएशन को समझ, यह आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। एक और पावरफुल एस्पेक्ट यह है कि यह टेक्निक आपके इनर डायलॉग को इंप्रूव करती है। हम दिन भर खुद से बात करते रहते हैं, लेकिन वह कन्वर्सेशन अक्सर नेगेटिव होती है। हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, डाउट करते हैं और नीचे गिराते हैं। लेकिन जब आप अपना नाम यूज करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने वर्ड्स को थोड़ा बेटर बनाते हो। आप खुद से वैसे बात करते हो जैसे आप किसी क्लोज पसंद से करते हो। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज को भी बदल देती है। आप खुद को एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं संगीत बल्कि एक पसंद के रूप में देखने लगते हो जो प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है। ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको एम्पावर करता है। मान लो आप किसी डिफिकल्ट डिसीजन में फंसे हो, करियर चेंज करना है या नहीं, किसी रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। अगर आप आई मोड में हो तो आपका माइंड कंफ्यूजन और फियर से भर जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहो ना मन अगर तुम्हारा दोस्त इस सिचुएशन में होता तो तुम उसे क्या सलाह देते, तो सडनली क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि अब आप बाहर से देख रहे हो। ये टेक्निक आपको इम्पल्सिव रिएक्शन से भी बचाती है। कई बार हम गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बाद में रिग्रेट होता है। लेकिन अगर उस मोमेंट में आप एक सेकंड के लिए रुककर अपने नाम से खुद को एड्रेस करो, नमन अभी रिएक्ट मत करो, पहले सोचो, तो आप सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो। यह भी समझना जरूरी है कि विजुअल सेल्फ डिस्टेंसिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो एक बार में सब ठीक कर दे। यह एक हैबिट है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप करना पड़ता है। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, आपको अजीब लगेगा कि आप खुद से अपने नाम से बात कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ये नेचुरल हो जाएगा और आप इसके बेनिफिट्स क्लियरली महसूस करोगे। आप इसे डेली लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स में यूज कर सकते हो। जब भी आप स्ट्रेस फील करो, ओवरथिंकिंग शुरू हो या इमोशंस कंट्रोल से बाहर जाए तो बस पॉज लो और अपने नाम से संगीत खुद से बात करो। यह एक छोटा सा मेंटल स्विच है जो आपको केस से क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपका इमोशनल कंट्रोल बढ़ रहा है। पहले जहां आप तुरंत रिएक्ट कर देते थे, अब आप थोड़ा रुकते हो, सोचते हो और फिर रिस्पॉन्ड करते हो। ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। अंत में ये याद रखना जरूरी है कि आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप वह पर्सन हो जो थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकता है। विजुअल सेल्फ डिस्टेंसिंग आपको यही रियलाइज कराता है। जब आप खुद को बाहर से देखने लगते हो तो आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं रहते बल्कि उनके मास्टर बन जाते हो। जब भी अगली बार आप किसी इमोशनल स्पाइरल में फंसो तो बस एक सिंपल सा टिप लो, अपने नाम से खुद को बुलाओ और खुद से पूछो अब क्या करना सही होगा। आप देखोगे कि जवाब पहले से ज्यादा क्लियर और काल होगा। यही टेक्निक आपको धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बनाती है। आप प्रॉब्लम्स से भागते नहीं बल्कि उन्हें समझते हो, उन्हें हैंडल करते हो और उनसे ग्रो करते हो। और सबसे खास बात, आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो, जो हर मुश्किल में आपको सही रास्ता दिखाता है। जब भी हम लाइफ में कोई नया हैबिट शुरू करने की कोशिश करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, काम पर फोकस करना या कोई स्किल सीखना, तो शुरुआत में मोटिवेशन काफी हाई होती है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगती है और फिर वही प्रॉब्लम आती है, मन नहीं कर रहा,
असल में प्रॉब्लम डिसिप्लिन की कमी नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा ब्रेन हार्ड चीजों से नेचुरली बचना चाहता है। उसे तुरंत रिवॉर्ड चाहिए, तुरंत प्लेजर चाहिए, और जो काम एफर्ट मांगते हैं वह उसे बोरिंग या पेनफुल लगते हैं। यहीं पर टेम्पटेशन बंडलिंग एक बहुत स्मार्ट और प्रैक्टिकल टेक्निक बन जाती है। इसका सिंपल सा आइडिया है, जिस काम को करने का मन नहीं करता, हार्ड टास्क, उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो आपको बहुत पसंद है। इमीडिएट रिवॉर्ड मतलब आप अपने ब्रेन को ट्रिक करते हो कि अगर यह टफ काम करोगे तभी यह मजेदार चीज मिलेगी। इससे आपका माइंड उस काम को अवॉइड करने के बजाय एक्सेप्ट करने लगता है। मान लो आपको जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपको म्यूजिक या पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है। तो आप एक रूल बना सकते हो, मैं सिर्फ जिम में ही अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा। अब आपका ब्रेन धीरे धीरे जिम को एक पनिशमेंट की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगेगा, क्योंकि अब जिम जाने का मतलब है एंजॉयमेंट भी मिलेगा। ये टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि यह हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करती है। हमारा ब्रेन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, जबकि लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे फिटनेस, सक्सेस, लर्निंग में रिजल्ट देर से मिलता है। टेम्पटेशन बंडलिंग उस गैप को फिल करता है। आप लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म प्लेजर से कनेक्ट कर देते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है लेकिन आपको कॉफी या स्नैक्स बहुत पसंद है, तो आप एक छोटा सा रूल बना सकते हो, मैं सिर्फ पढ़ाई करते समय ही अपना फेवरेट स्नैक खाऊंगा। अब पढ़ाई सिर्फ एफर्ट नहीं रही, उसमें थोड़ा एंजॉयमेंट भी जुड़ गया। ये टेक्निक स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत पावरफुल है जो प्रोक्रेस्टिनेशन से स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन का मेन रीजन यही होता है कि टास्क बोरिंग लगता है और रिवॉर्ड दूर होता है। जब आप टेम्पटेशन बंडलिंग यूज करते हो तो आप उस बोरिंग फीलिंग को कम कर देते हो। लेकिन सिर्फ शुरुआत करना ही इनफ नहीं है। बहुत बार हम किसी काम को शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। यहाँ पर पीक एंड रूल काम आता है। यह एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हम किसी भी एक्सपीरियंस को उसके पूरे ड्यूरेशन से नहीं बल्कि उसके पीक मोमेंट, सबसे इंटेंस पार्ट और उसके एंड के आधार पर याद रखते हैं। मतलब अगर कोई एक्सपीरियंस ओवरऑल टफ था लेकिन उसका एंडिंग अच्छा था तो हमारा ब्रेन उसे ज्यादा पॉजिटिव तरीके से याद रखेगा, और अगर एंडिंग खराब थी तो पूरा एक्सपीरियंस नेगेटिव लगने लगेगा, चाहे बीच में अच्छा भी था। अब इसे हैबिट्स एंड मोटिवेशन में कैसे यूज करें? बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई डिफिकल्ट टास्क पूरा करें तो उसका एंडिंग कॉन्शियसली पॉजिटिव बनाएं। मतलब टास्क खत्म करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दें। कुछ ऐसा करें जिससे आपको अच्छा फील हो। मान लो आपने 2 घंटे की टफ पढ़ाई की। अगर आप उसे ऐसे खत्म करते हो कि बस खत्म हो गया, अब थक गया हूं, तो आपका ब्रेन उस एक्सपीरियंस को टायरिंग और बोरिंग के रूप में स्टोर करेगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई के बाद खुद को रिवॉर्ड देते हो, जैसे थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना, शॉर्ट वॉक लेना या अपना फेवरेट शो देखना, तो आपका ब्रेन उस पूरे एक्सपीरियंस को ज्यादा पॉजिटिव तरीके से याद रखेगा। धीरे धीरे आपका माइंड उस टास्क को अवॉइड करने के बजाय उसके साथ जुड़ी पॉजिटिव फीलिंग को याद करेगा, और यही मोटिवेशन को बिल्ड करता है। पीक एंड रूल का एक और इंटरेस्टिंग यूज यह है कि आप टास्क के बीच में एक छोटा सा पीक मोमेंट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर आप लंबे टाइम तक काम कर रहे हो तो बीच में एक छोटा ब्रेक लो जिसमें आप कुछ एंजॉयबल करो, जैसे स्ट्रेचिंग, थोड़ा म्यूजिक या क्विक स्नैक। इससे आपका ब्रेन उस पूरे एक्सपीरियंस को लेस पेनफुल और मोर मैनेजेबल मानता है। जब आप टेम्पटेशन बंडलिंग और पीक एंड रूल को कंबाइन करते हो तो आप एक पावरफुल सिस्टम बना लेते हो। शुरुआत में आप टेम्पटेशन बंडलिंग से खुद को काम शुरू करने के लिए मोटिवेट करते हो, और एंड में पीक एंड रूल से उस एक्सपीरियंस को पॉजिटिव देते हो। इससे आपका ब्रेन उस हैबिट को रिपीट करना चाहता है। याद रखो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी सिचुएशन से नहीं, तुम्हारी सोच से बनती है। आज एक छोटा माइंडसेट शिफ्ट लो और कल एक नई जिंदगी जियो। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट के लिए फॉलो जरूर करो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका।